नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय हिंदी चैनल एंड वेलकम टू दिस कलेक्टिव रीडिंग। आज हम बात करने वाले हैं प्रोवाइडर एनर्जी के बारे में। ये प्रोवाइडर एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी डिवाइन मैस्कुलिन साइड से कनेक्टेड है। आपकी दो नाड़ियां हैं, ईदा और पिंगला नाड़ी, और इन दोनों नाड़ियों का जब यूनियन हो जाता है वाया सुषुम्ना, वाया योर चक्रास, तो जो इनर मैस्कुलिन में और फेमिनिन में सेपरेशन हो रहा है इतने टाइम से, वो सेपरेशन हट जाता है। पर इसको समझने के लिए आपको भी अपनी तरफ से कुछ चीज़ों का एफर्ट करना पड़ेगा, और वो है आपकी हीलिंग। आपको खुद को हील करना पड़ेगा, स्पेशली उन वूंड से जो आपको बचपन में मिले। बचपन में अगर आपके माता पिता ने आपका ध्यान नहीं रखा, खासतौर से आपके फादर ने अगर आपका ध्यान नहीं रखा, वो एक अच्छे प्रोवाइडर नहीं थे। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के साथ ये होता है, बहुत सारे ऐसे लोग जो असेंशन जर्नी में उनके साथ ये होता है कि उनके घर में जो मेल फिगर होते हैं, ना वो प्रोटेक्टर्स होते हैं, ना वो प्रोवाइडर्स अच्छे होते हैं, और कई केसेस में वो एडिक्ट्स भी होते हैं। और फिर उनको मैच करने के लिए, यानी कि एक एडिक्ट के साथ इतने साल रहना या एक एडिक्ट की एनर्जी को मिरर करने के लिए एक नार्सिसिस्टिक मदर भी हो सकती है। तो जहाँ पे कोई एडिक्शन पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोवाइडर एनर्जी लो रहेगी, क्योंकि ऐसा बहुत बारी होगा कि जो एडिक्ट है, जो एडिक्ट फादर है, या इवन मदर भी हो सकती है, किसी किसी केस में मदर ही एडिक्ट होती है, मदर ड्रिंक करती है, स्मोक करती है, अफेयर्स करती है बहुत सारे, और फादर भी कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो हर घर में कुछ ना कुछ डिफरेंट सिचुएशन चल रही है। इन एनी केस ये दो एनर्जीज होती है, एडिक्शन की और नार्सिसिज्म की। ये दोनों एनर्जीज ऐसी हैं जो आपकी ईदा और पिंगला नाड़ी को एक दूसरे से अनब्लॉक, यानी कि एक ब्लॉकेज क्रिएट हो जाती है। तो चक्रास की जो एनर्जी है वो आप तक नहीं पहुंच पाती, आप आउट ऑफ अलाइनमेंट हो जाते हैं। देखिए, चक्रास तो अपना काम कर रहे हैं, ये है आपकी एथरिक बॉडी अलग से चल रही है और आपकी फिजिकल बॉडी अलग चल रही है, आपकी मेंटल एनर्जी उस तक कनेक्ट ही नहीं हो पाती। तो पुअर प्रोवाइडरशिप और पुअर प्रोटेक्शन कई बार हमें फेमिनिन से भी मिलती है, मदर से भी मिलती है। तो मदर भी अगर प्रोटेक्टिव ना हो तो बच्चे को कोई भी आके कुछ भी उसके साथ कर जाता है, उसे मोलेस्ट कर जाते हैं, उसे पीट के चले जाते हैं, स्कूल में बहुत ज़्यादा बुलिंग हो जाती है, या टीचर्स अच्छे नहीं होते हैं, या बहुत ऐसे केसेस होते हैं जो कि बच्चा आके आप एज अ चाइल्ड आप नहीं शेयर कर पाए उनके साथ, और आप अकेले पड़ गए और आपको अनवर्दीनेस, ये सारी प्रॉब्लम्स आई। तो पुअर प्रोवाइडरशिप पे आज हम बात करेंगे, बाकी चीज़ों को थोड़ा अलग कर देते हैं, क्योंकि देखिए दोस्तों, इस जर्नी में रिसोर्सेज की बड़ी वैल्यू है। अगर आप एक मिशन ओरिएंटेड पर्सन हो तो आप कब तक अपनी जेब से पैसा लगाओगे सबकी मदद करने के लिए? कहीं ना कहीं तो आपको कोई ना कोई ऐसा सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें कि आपको कभी कोई कमी ना महसूस हो और आप एक एबंडेंट पर्सन बन के रहो। जैसे कि मैं अपने चैनल पे कई बार मैंने नोटिस किया है, हिंदी चैनल पे खास तौर से, आई डोंट नो व्हाई इंग्लिश में ऐसा नहीं होता, जबकि वहाँ भी काफ़ी इंडियंस हैं, और काफ़ी सारे इंडियंस मुझसे थेरेपीज लेते हैं, रीडिंग्स भी लेते हैं। लेकिन मैंने स्पेसिफिक केसेस में कई लोगों की एनर्जी में देखा है कि वो हमेशा दूसरों को फीस देते हुए रोते हैं। हीलर्स क्यों चार्ज कर रहे हैं और थेरेपिस्ट क्यों चार्ज कर रहे हैं, और ये तो देखो कितना कमा रहे हैं, दूसरे लोगों को जाके ऐसे बोलते क्यों? क्योंकि उनकी खुद की प्रोवाइडर एनर्जी खराब है, वो खुद भी किसी और के साथ कोई काम नहीं कर पाते, इस चक्कर में अंडर चार्ज करते हैं, डरते हैं, एम्बैरेस्ड होते हैं, शर्माते हैं, उनको क्लियर ही नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, उनका प्रोफेशन क्या है, उनका मिशन क्या है, और उनकी पर्सनल जिंदगी क्या है, उनको पता ही नहीं होता। या फिर कई लोग ऐसा एरोगेंस में नहीं करते हैं, लो कॉन्फिडेंस इश्यूज की वजह से करते हैं। उनको इतना लो कॉन्फिडेंस होता है अपने ऊपर कि वो लोगों से कभी अपनी फीस ही नहीं चार्ज कर पाते, काम चाहे कुछ भी हो। सिर्फ ये नहीं कि हीलिंग है या कोई और ऐसी चीज़ रिलेटेड स्पिरिचुअल चीज़ है, कोई भी आर्टिस्ट होंगे तो नहीं कर पाएंगे, लॉयर होंगे तो नहीं कर पाएंगे, मेडिकल फील्ड से होंगे तो नहीं कर पाएंगे। उनको हमेशा ऐसा ही लगता है कि ऐसा लगता है उन्हें बार बार कि दे आर नॉट मेंट टू अर्न मनी, क्योंकि बचपन में उनकी ज़रूरतें पूरी ही नहीं करी गई। जो पिता का रोल होता है बच्चे को प्रोवाइड कराना, घर चलाना, माँ के लिए चीज़ें लाना, जब बच्चा देखता है कि फादर उसकी मदर को पैम्पर कर रहा है, उसकी मदर को चीज़ें ला के दे रहा है, गिफ्ट्स दे रहा है, ज्वेलरी दे रहा है, कपड़े दे रहा है, या घर में अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो वो देखता है ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अब शिवा इतने वैरागी थे
ठीक है, बहुत बड़े नंबर 1 पर आ गई, लेकिन फिर भी पार्वती जी कैलाश पर्वत पे एक महारानी की तरह ही रहती। उनके कितने वहाँ पे केयर टेकर्स थे, जबकि खुद पार्वती प्रिंसेस थी, प्रिंसेस का बैकग्राउंड छोड़ के वो आई थी। तो उनके केस में प्रोवाइडरशिप वॉज नेवर एन इशू। शिवा और पार्वती के केस में प्रोवाइडरशिप वॉज नॉट एन इशू। तो अगर आपका मैस्कुलिन प्रोवाइडर नहीं है अच्छा, या बार बार ऐसे मैस्कुलिन्स को अपनी लाइफ में ट्रैक करते हो आर नॉट गुड प्रोवाइडर्स, यू नीड टू वर्क ऑन योर ओन प्रोवाइडर एनर्जी एंड इट कैन बी अप्लाइड इन केस ऑफ मेन। आई विल टेल यू हाउ इट्स अप्लाइड इन केस ऑफ मेन। मेन के साथ क्या होता है, उनकी अजीब सी एक कॉन्फिडेंस इशू रहती है और एक ऑन एंड ऑफ ग्राफ चलता है उनका भी। कभी उनके पास बहुत धन आ जाता है और कभी नहीं होता, कभी वो बहुत कॉन्फिडेंट होता है, कभी नहीं होते हैं। प्रोवाइडर एक्चुअली सिर्फ पैसों से रिलेटेड नहीं है। प्रोवाइडर होना एक माइंडसेट है कि मुझे औरों का ध्यान रखना है, मुझे दूसरों को प्रोवाइड करना है, फूड प्रोवाइड करना है, शेल्टर प्रोवाइड करना है। इन मैनी केसेस आई हैव टू बी प्रेजेंट विद दैट पर्सन, क्योंकि जिनके एडिक्ट्स फादर रहे हों, एडिक्ट पेरेंट्स रहे हों या नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स रहे हों, उनको वो कभी अटेंशन भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो उन बच्चों को जो मेन चीज़ है अटेंशन, वो ही नहीं मिलती, या फिर हद से ज़्यादा अटेंशन मिल जाती है। कई ऐसे मैस्कुलिन्स में जानते, डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, उनको उनकी मदर ने बिकॉज ऑफ ओवर अटैचमेंट इश्यूज, खुद माँ इतनी ज़्यादा अटैच हो गई बच्चे से, हद से ज़्यादा लाड प्यार, हद से ज़्यादा पैम्परिंग, हद से ज़्यादा गलत चीज़ों पे भी सपोर्ट करना, उसकी वजह से वो डिवाइन मैस्कुलिन भी डिस्टॉर्टेड हो जाता है और उसकी प्रोवाइडर एनर्जी खराब हो जाती है। क्योंकि माँ बचपन से बच्चे को सिखा ही नहीं रही, जिस शिद्दत से वो दूसरों को लेक्चर दे रही है, जिस शिद्दत से वो अपनी बेटियों को बोल रही है पैसे कमाओ, धन लाओ, ये करो, उस शिद्दत से उसने कभी अपने बेटे को बोला ही नहीं। चलो शिद्दत वर्ड यहाँ पे मैच नहीं होता, उस विगर से, उस वैलर से उसने कभी अपने बेटे को बोला, क्योंकि वो बेटे को लाड करने में इतना बिजी है, बेटे को इतना उसने पैम्पर कर दिया कि बेटा निकम्मा हो गया। अब बेटा उस लेवल पे जा ही नहीं पा रहा, चाहे वो कितने ही हाथ पैर मारे, कुछ भी करे। तो अपनी औलाद को अच्छा प्रोवाइडर, बेटे को अच्छा प्रोवाइडर नहीं बना पा रहे, तो अगर आपको खुद भी प्रोवाइडर इश्यूज हैं और आप कॉन्शियस एंड अवेयर हो, तो पता है कि आपका पुराना मैटर है, पुराना इशू है, तो दिमाग लगाओ अपना। ये जो कंफर्ट लेवल में आप चले जाते हो, इस कंफर्ट से निकलो। अगर आप देख रहे हो, आप यहाँ पर हो, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, आपने जो अपनी कंफर्ट की आदत लगा ली है। और यूजुअली ऐसे मैस्कुलिन्स छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और फिर विक्टिम कार्ड प्ले करने लगते हैं, रोने लगते हैं, क्योंकि उनकी बचपन से आदत है रोने की। उनको पता है मैं रो के जाऊंगा, मेरी मम्मी मुझे संभाल लेगी, चाहे मैंने 10 बच्चों को बाहर लात मारी हो, चाहे मैंने 10 बच्चों को बुली किया, लेकिन माँ के पास जाऊंगा तो मैं ही राजा बेटा हूँ। बट जब आपकी अवेकनिंग होती है तो आपको खुद भी अपने पैटर्न्स दिखते हैं कि मेरा गलत पैटर्न है, और फिर आप वही चीज़ जब डिवाइन फेमिनिन से एक्सपेक्ट करने लगते हो कि वो भी आपकी मम्मी बन जाए, आपको पैम्पर करे, आपकी हर गलत चीज़ में आपका साथ दे, तो वहाँ पे दिक्कत आती है फिर प्रोवाइडरशिप की, क्योंकि यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द फेमिनिन। आप फेमिनिन को कुछ भी नहीं दे रहे हो और आप बीइंग अ मैस्कुलिन उससे एक्सपेक्ट करे जा रहे हो कि वो आपको सब कुछ ला के दे, पैसे भी दे, आपको सेटिस्फाई भी करे। एंड दिस कैन हैपन विद बोथ, रिलेशनशिप में भी और शादी में भी, सेटिस्फाई भी करे, आपके बच्चे भी पैदा करे, उनको खुद पाले पोसे। तो फिर वो जो फेमिनिन्स ऐसा कर रही हैं, या तो वो खुद बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रोवाइडर हो, इतनी स्ट्रॉन्ग उसे कोई फ़र्क ही ना पड़े, तो फिर वो नेचुरली अपने जैसा ही अट्रैक्ट कर लेगी इक्वल पार्टनरशिप में, या तो फिर वो उसी मॉडल पे चलने लग जाएगी जिस मॉडल पे उसके घर में हो सकता है पहले जो फीमेल्स चल रही हो। अच्छा, कई केसेस में ऐसा भी होता है कि एक एडिक्ट के साथ पैसों की दिक्कत नहीं होती है, मनी इज नॉट द प्रॉब्लम, फूड शेल्टर इज नॉट द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज रिस्पेक्ट, प्रॉब्लम इज रूटीन, प्रॉब्लम इज डिसिप्लिन। सो जो नार्सिसिस्टिक मदर है वो उसको मिरर करने लग जाती है, वो भी रोती धोती रहती है, वो भी नेगेटिव रहती है,
वो इमेज कॉन्शियस हो जाती है, सोसाइटी कॉन्शियस हो जाती है, फिर वही चीज़ें वो बच्चों में चला जाता है। बच्चे पीपल प्लीजर बन जाते हैं, दूसरों को एंटरटेन करते रहते हैं सारा टाइम, अपनी सारी एनर्जी दूसरों को एंटरटेन करने में, दूसरों को प्लीज करने में ही वेस्ट कर देते हैं। नार्सिसिस्टिक फ्रेंड्स, नार्सिसिस्टिक एनवायरनमेंट, रहना तो सबको इसी एनवायरनमेंट में दोस्तों, लेकिन पहले आप अपनी इस मूलाधार, मूल बेस एनर्जी को ठीक करो। ये होगी सिर्फ रूट चक्रा की भी जो एनर्जी होगी सिर्फ सोलर प्लेक्सस मंत्रा से ही। फॉर ट्विन फ्लेम्स स्पेशली, ट्विन फ्लेम्स को काफ़ी गिफ्ट्स ऑलरेडी मिले हुए हैं, उनके पास इंट्यूशन अच्छी होती है पहले से ही, उनका क्राउन चक्रा स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से इतनी इंफॉर्मेशन उनको मिलती, डाउनलोड्स मिलते हैं, उनका एक कनेक्शन है सोर्स के साथ, डिवाइन कनेक्शन, डिवाइनली गाइडेड होते पहले से ही। जिस काम में घुस जाएं, अगर फोकस कर ले तो उस काम में वो जीत के ही रहते हैं, करके दिखाते हैं। पर वही बात है ना, वो डिस्ट्रैक्ट इतना हो जाते हैं, और वो डिस्ट्रैक्ट कब होते हैं, जब उनके लिए कोई कुछ नहीं करता तो वो उस जोन में चले जाते हैं, आई एम अनवर्दी, नोबडी लव्स मी, नोबडी केयर्स अबाउट मी, आई एम नॉट गुड इनफ, ब्ला ब्ला ब्ला। सो कोई और आके आपकी हीलिंग नहीं करेगा दोस्तों, आपको अपनी हीलिंग खुद करनी है। चाहे आप मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनिन हो, अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करो, बुरा मत मानो, ईगो पे मत लो, क्योंकि ये 4 चीज़ें ही हैं। मेरे मास्टर बहुत बखूबी उन्होंने बात बोली बहुत अमेजिंग तरीके से कि आपको लोगों को फॉरगिव करना है। क्यों? उनके लिए नहीं, अपनी पीस के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। आपको अपनी ईगो डेथ करनी है। आपकी जब तक ईगो डेथ नहीं होगी तब तक आपकी सोल सर्वाइव नहीं करेगी, क्योंकि हर ट्विन फ्लेम में भी आधा एम्पैथ होता है और आधा नार्सिसिस्ट। आधा एम्पैथ तो वो होता ही है या होती है बाय बर्थ, और वन ऑफ द पेरेंट्स या बोथ पेरेंट्स में भी वही पैटर्न होता है, हाफ एम्पैथेटिक हाफ नार्सिसिस्टिक। भाई एडिक्ट भी तो एक नार्सिसिस्ट ही है, चाहे कितना ही मासूम लगे, विक्टिम लगे, बट वो भी एक नार्सिसिस्ट ही है। तो 50% एम्पैथ 50% नार्सिसिस्ट, ये मॉडल आपको मिला ही है पहले से, तो आपको उस मॉडल को ठीक करना है। ऐसा नहीं कि नार्सिसिज्म गलत चीज़ है, इफ़ अप्लाइड इन द राइट प्लेसेस, इन द राइट एनवायरनमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि नार्सिसिस्ट बाकी जो है उनसे डील करने के लिए आपको भी नार्सिसिस्ट बनना पड़ेगा कई केसेस में, बट यू नीड टू हैव डिसर्नमेंट। अब जब दक्ष प्रजापति इतने बड़े नार्सिसिस्ट थे तो शिवा बने ना उनके साथ, क्या किया शिवा ने? उनकी गर्दन ही उड़ा दी। गर्दन उड़ाना एक सिंबोलिज्म है, क्योंकि फिर गर्दन लगाई भी किसकी लगाई? एक बकरे की। तो नार्सिसिस्ट के साथ आपका व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनको प्लीज करो, उनको एंटरटेन करो। बस आपकी फिटिंग वो सही होनी चाहिए कि कौन सी जगह पे क्या करना है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको मैस्कुलिन एनर्जी यूज़ करनी है, और कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे आपको फेमिनिन एनर्जी यूज़ करनी है। You have to take a stand for yourself. Whether you're a man or a woman doesn't matter. अगर आप मेल हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपकी डिवाइन मदर एनर्जी में प्रॉब्लम होती है, उसको आप हील करो, और अगर आप फीमेल हो तो डिवाइन फादर एनर्जी, वो डिस्टॉर्टेड हो जाते हैं दोनों। और ये सब हम जो डिस्कस करें ना, ये ब्लेम गेम के लिए नहीं कर रहे, या फिर ब्लेम करो, क्योंकि आप जितना ब्लेम करोगे आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, आप मूव ऑन ही नहीं कर पाओगे। तो थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरगिवनेस, ईगो डेथ के साथ ये याद करना कि जो भी सब कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में, ये सब एक डिवाइन प्लान के अंतर्गत हो रहा है। ये डिवाइन ऑर्डिनेंस है, कोई किसी को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। सबके सब आपके जीवन में माध्यम बन के आए हैं। देर ऑल जस्ट मीडियम्स हैं, वो आप ही का कोई रूप। आपके पिता आपका एक रूप है, आपकी माँ आपका एक रूप है, आपके बेस्ट फ्रेंड आपका एक रूप है। तो आप अपने ही रूपों से कितना लड़ोगे, कब तक लड़ोगे? आपको हार्मनी में आना ही पड़ेगा, जिसे हम वन ऑफ द स्टेजेस भी कहते हैं, हार्मोनियस यूनियन। एंड ऑफ कोर्स योर प्रैक्टिस। और सारा खेल डिज़ायर्स का है। जितनी बड़ी डिज़ायर, जितनी ज़्यादा अटैचमेंट उस डिज़ायर से, उतना बड़ा दुख। सो सोलर प्लेक्सस
mantra chanting is very, very important. Do what you love, whether you're a man or a woman. Be a good provider. If you're a man, be a good provider to your woman and look for the right woman. If you find a good woman, a mission oriented godly woman, don't leave her. Be good to her, take care of her. And if you find a man who's showing up no matter how much you fight, no matter how many problems you have, no matter whatever negativity you face, but he shows up every day, he's always there for you, he's always saying what happened, how are you feeling, कैसा भी आपका दिन जा रहा है, but he is showing up every day, that's the man for you. Now you need to both decide and you need to work through, because if a man doesn't show up for you, he doesn't appear, what can you do? If he doesn't show up, it's a different thing, then we can take it in a separate situation, in a separate therapy, healing, whatever. But these are the two things. Man should be happy with this woman who loves him to like her core. She's there for him. She's not seeing इसके पास पैसे हैं नहीं है, कौन है क्या है. हाँ वो देख थोड़ा बहुत तो देखेगी, बट वो उसके लिए है, उससे प्यार करती है और वो शो अप करता है चाहे कुछ भी हो जाए. तो ये दो बेसिक चीज़ें आपने देखनी है. तो कंफ्यूज मत हो दोस्तों, लेकिन आपको जो पसंद है, पहली बात तो यहाँ पे सारा खेल है. ये एग्जाम्पल मैंने बहुत लोगों को दिया है, अब आपको भी दे देती हूँ कि एक ही आप मार्केट प्लेस में जाओ तो वहाँ 5 साड़ी की दुकानें हैं, लेकिन एक ऐसा साड़ी का दुकानदार है, साड़ी बेचने वाला, जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है और उसकी सबसे ज़्यादा बिजनेस होती है. इनफैक्ट उसी के चक्कर में 4 और लोगों ने साड़ी की दुकानें खोली. एक कोई केमिस्ट की दुकान खोलता है या खोलती है और उसकी इतनी चल जाती है कि पूरी मार्केट में 10 लोग और खोल लेते हैं, यही सोचे कि हमारी भी ऐसी चलेगी, पर फिर भी उसी का ही बिजनेस चल रहा है सबसे ज़्यादा. क्यों? उसकी सोच, उस साड़ी वाले की सोच या उस केमिस्ट की सोच या उस खाना बेचने वाले की सोच बाकी लोगों से बेटर है. उसको फर्क नहीं पड़ता वेदर कैसा है, उसको फर्क नहीं पड़ता मार्केट मंदा है या नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया से. वो अपने यहाँ पे सही है, वो यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंट है, वो अपने काम से इतना प्रेम करते हैं, वो अपने काम से इतने वफादार है. और ये वो वाला काम नहीं मैं कह रही दोस्तों संसारिक, क्योंकि इस टाइप की थिंकिंग जो है वो उसी की हो सकती है जो एक्चुअली में सरेंडर होता है भगवान से. अगर नहीं होगा तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहेगा, या फिर गॉड ने उसे बिना उसको बताए एक मीडियम बना रखा है 5 और लोगों का घर चलाने के लिए. बट हमें उससे सीखना है, हमें उसमें इतना स्क्रूटनी नहीं करनी है, स्ट्रेटेजी नहीं बनानी है, वो ये ऐसा है तो क्यों है, ये भक्त है कि नहीं क्या. हमें सिर्फ देखना है उसका एंटरप्रेन्योरियल स्किल कैसा है. टू बी अ गुड एंटरप्रेन्योर और व्हाटएवर जॉब यू हैव, आपको बिजनेस चाहिए, क्लाइंट्स चाहिए, जो भी चाहिए, आपको अपनी नौकरी में अच्छा करना है, तो वो माइंडसेट आपका ऐसा होना चाहिए. You have to be like positive every single day. जब तक आप खुद को इंडिविजुअली हील नहीं करोगे, नहीं फर्क पड़ता यू आर अ मैन और अ वुमन, नहीं फर्क पड़ता किसी चीज़ से, जब तक आप खुद को ठीक नहीं करोगे, उस दूसरे को देखो ही मत कौन क्या कर रहा है. लिखी होगी, भाग्य में लिखा होगा, तो वो आपकी सारी चीज़ें अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएगी. उसके साथ नहीं होंगी, किसी और के साथ हो जाएगी. सुनने में जितना भी अजीब लगे, बट यही सच है. आप अपने पे इतना काम करो, यानी कि इनर वर्क करो, वो वाला काम, आंतरिक कार्य. असली काम है आंतरिक कार्य, बाकी सब बाहर हो रहा है. सो इस वीडियो में अगर आप आए हो तो वंस अगेन जाते जाते do your solar plexus healing. See you in the next one. One love, peace out, and victory to Ram.